अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, सूबाई असम्बलियों के इंतखाब की तारीख का फैसला किसकी जिम्मेदारी है, इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस लिया गया था और 9 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बनाया गया था। मगर इससे पहले कि इस अहम सवाल का जवाब आता, ये लार्जर बेंच ही टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के अलावा जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी ने भी केस की समाअत से माजरत कर ली है। अब 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 1-2 रोज़ में किसी नतीजे पर पहुंचने का इंदिया भी दे दिया है। ओरिया साहब, इस बेंच के टूटने की वजह क्या सियासी प्रेशर है या रज़ाकाराना तौर पर लिया हुआ उसूली फैसला? मेरा ख्याल है कि इस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर, यानी हमारा प्रोग्राम जुमेरात को ख़त्म हुआ था, उसके बाद से जो 2-3 दिन इस मुल्क में गुजरे हैं, वो ऐसे लगता था कि जैसे जुडिशरी के ख़िलाफ़ एक मलिशियस किस्म की, एक गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की कैंपेन शुरू हो गई। उनमें 2 जजों के बारे में उन्होंने एतराज़ात उठाए। एक जज के बारे में तो कुछ समझ नहीं आती कि क्या है कि एजाजुल हसन जो है, ठीक, वो तो उनका कोई ताल्लुक नहीं इस सारे मामले के अंदर। चलो मुज़ाहिर अली नकवी के बारे में अपने ऑडियो केस निकाल दी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स, किसी भी शख्स की एक ऑडियो केसेट जो है वो रिकॉर्ड करते हुए उसको निकाल कर देगा और उसके बाद उसको कहा जाएगा तुम नौकरी छोड़ दो, तुम काम करना छोड़ दो। मरीम नवाज की अगर ऑडियो केसेट आ जाए तो मरीम नवाज का मतलब यह है कि मरीम नवाज जो है वो सियासत छोड़ दें, या तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ है उसके अंदर कोई उसको डिस्कस, फिर उसका पाकिस्तान की जो इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो बार काउंसिल है, उसने एक बड़ा पॉलिटिकल किस्म का इमेज बनाया हुआ है अपना, और वो जाके वहाँ चलेगी, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उन्होंने बाकायदा डिफरेंट रवैया लिया। पाकिस्तान में आज तक कम से कम 3 हमारे होश के अंदर, उससे पहले भी गए हैं लेकिन वो इस तरह ज़्यादा नहीं हुए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस गए थे। इनमें से काजी फायज ईसा का पहला केस क्या था, इफ्तिखार चौधरी साहब का जी। उसके ऊपर सारे जजों ने फुल बेंच आके कहा कि इसको तो हम ट्राई नहीं कर सकते, ये तो चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस खुद चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सरबराह होता है, इसके खिलाफ कैसे केस चलेगा। एक शौकत सिद्दीकी साहब का केस था, वो भी इतना बड़ा ब्लेटेंट सूरत हाल हो गई थी शौकत सिद्दीकी साहब का, लेकिन वो भी हम समझते हैं कि गलत था। ठीक, उनको भी उन्होंने जो कहा था वो अपने जज्बात के अंदर जो भी कह गए थे, मैंने उस वक्त भी उस पर कहा था कि वो एक बखैर जज के उसके मयार से बिल्कुल मुख्तलिफ चले गए थे। ये 2 जज तो अलहदा हो गए। एजाजुल हसन का मसला, उन्होंने कहा जी मैं शराफत इसमें मैं अलहदा हो जाता हूँ। दूसरे 2 जज जो हैं, इनमें एक है अतहर मिनुल्लाह साहब। अतहर मिनुल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने एक ऐसा सवाल उठा दिया है कि जिस सवाल की इस आइन की किताब के अंदर कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। ये ऐसा दूर की कौड़ी है कि जैसे कोई बंदा ये कहे कि फलां आदमी को अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करने का इख्तियार था और वो उसके दाखिल करने चला गया, लेकिन चूंकि उसको दादा ने कहा था कि उसको फलां स्कूल में दाखिल करो, इसलिए वो चले। आइन कहता है चीफ मिनिस्टर जब चाहे जिस वक्त चाहे असेंबली को तोड़ सकता है। इससे पहले उसके अंदर बकायदा रखा गया था प्रोविजन के उसको बकायदा जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों तोड़ सकता है, कैसे तोड़ सकता है। फिर 58(2)B में भी कहा गया था क्यों चाहे, कैसे चाहे, किस तरह तोड़ सकता है, लेकिन आपने तो खुद निकाल दिया सब कुछ। अब उन्होंने कहा कि जी ये असेंबलियां कैसे तोड़ेंगे एक बंदे के कहने पे। ओ भाई, बंदा जो मर्जी कहता फिरे। कल को आप कहेंगे जी ओरिया मकबूल जान ने कॉलम लिखा एक असेंबलियां तोड़नी चाहिए, और चूंकि ओरिया मकबूल जान गुजरात का है और परवेज लाई भी गुजरात का है, तो फिर ओरिया मकबूल जान के कहने पे असेंबलियां तोड़ दी। ये ऐसी लॉजिक है कि मुझे अतहर मिनुल्लाह साहब से कम तवक्को नहीं थी। ज़हीन आदमी है, ये है लीगल इश्यूज। बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ 1 सेकंड में फिर आप सब कुछ चाहिएगा। दूसरा इशू उसके साथ ये है कि बाकी अब रह गए 5। अब ये 5 जो हैं, ये अब इस वक्त में जमाल मदखेल जो है उन्होंने थोड़ा सा इशू किया था, लेकिन अब वो उसके अंदर हैं, अब उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। अब अगर ये फैसला आ जाता है किसी के भी खिलाफ, तो फिर अगर उसके ऊपर चीचू चाचा होती है तो मैं समझता हूं कि फिर उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। ठीक है। हिलाली साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन 4 जजेस के बेंच से अलहदा होने को, और जैसे कि ओरिया साहब ने कहा कि अब क्या इसके बाद भी जो डिसीजन आता है, अब क्या वो गैर मुतनाज़ होगा और क्या उसे तमाम लोग एक्सेप्ट करेंगे?
देखिए, मेरे ख्याल में औरिया साहब बड़े समझदार आदमी हैं और इनको अनराइवल्ड सा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि उन्होंने सोचा नहीं कि ये सब चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। आखिर ये हैरानकुन बात है, जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल हैरानकुन बात है। मैं तो बहुत हैरान हुआ जब फवाद चौधरी को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बारे में जब उन्होंने कुछ कहा और उसको अरेस्ट कर लिया। और फिर मैं तो श्योर था कि जब मरियम बीबी और उनके जो साथी हैं वो पिक्चर दिखा के जज के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने सोचा कि शायद वो भी अरेस्ट हो जाएं। मगर उस अरेस्ट का तो नामो निशान ही नहीं थे। वो तो कोई डिबेट ही नहीं हुआ कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आखिर मेरे ख्याल में हम जब बात करते हैं इस मामले के बारे में तो सोचना चाहिए कि हम क्यों ऐसी चीज़ों पे हैरान हो रहे हैं। और इसलिए हो रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो भी हो इमरान खान को वापस नहीं आना है। तो जब इमरान खान का ये फैसला हो गया है कि वापस नहीं आना है, तो एनी एंड एवरी मेजर अब्सर्ड और गुड इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए, स्पीकर साहब ने कहा है कि मैं समझूंगा कि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन अगर इम्प्लीमेंट हुआ और MNAs वापस आ जाएं, मैं नहीं मानता। मगर यार प्लीज एक्सक्यूज मी, ये तो फिर कंटेम्प्ट नहीं होता। आखिर कासिम सूरी का तो नहीं माना ना कोर्ट्स, और उन्होंने उसका फैसला सेट असाइड कर दिया, याद होगा आपको जी। अब ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता। मैं ये जानना चाहता हूं, वो दूसरे जो आर्ग्यूमेंट्स एडवांस हुए हैं उसमें मैं ज्यादा जानना नहीं चाहता, मैं उनको सिर्फ लिस्ट कर देता हूं कि इनसफिशिएंट फंड्स, देयरफॉर नो इलेक्शन, टेररिज्म का थ्रेट है, देयरफॉर नो इलेक्शन, अलग मौके पे 2 इलेक्शन, जब प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के अलग अलग मौके पे नहीं हो सकते, अगर केयरटेकर गवर्नमेंट्स 2 प्रोविंसेस में नहीं है तो इसके माने वो अनफेयर होंगे। अब रिक्यूजल ऑफ जजेस पे आ जाएं, ये इसलिए हो रहा है औरिया साहब कि ये टेंट हो जाएगा, डिसीजन विल बी टेंटेड। टेंटेड का मतलब कंट्रोवर्शियल। जब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे गलत था, कुछ लोग कहेंगे ठीक था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दफे आप यू मेक अप योर माइंड कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और रहेगी, हर चीज मेक्स सम अमाउंट ऑफ सेंस। सही, ठीक है। और ये सब 4 जजेस की बेंच से अलहदगी क्या अदलिया के अंदर तकसीम को जाहिर करती हैं या ऐसे इख्तिलाफात मामूल का मामला है और इससे निज़ाम अदल पर और अदालती फैसलों पर किसी भी किस्म के मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे? देखिए, ये जो कानून है ना, ये जो आइन, इस आइन में जो लिखा है इसके बाहर फैसला नहीं हो सकता। जब होगा तो मावराए आइन फैसला होगा। सही। और वो मावराए आइन फैसलों से हमारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं कर सकते। बिल्कुल। जिस वक्त इमरान खान की स्पीकर ने असेंबली के ऊपर रूलिंग दी थी, तो आइन कहता है कि असेंबली की रूलिंग जो है, स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कर ली, एक मावराए आइन इक़दाम ये किया। और लेकिन उसके बाद जाहिर बात है पीछे लोग, जाहिर बात है कोई उनको पूछने वाला नहीं था। असेंबली के इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है और प्रिजनर वैन जा रही है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जाहिर बात है चलो ओके मान लिया, मावरा आइन हो गया, इमरान खान घर चला गया। उसके बाद दूसरे कहते हैं कि जी एक रूलिंग और मावरा आइन उन्होंने की थी 63A की रेफरेंस करते हुए कि उनके वोट काउंट नहीं होंगे। और ये इससे बेहतर बात ही क्या हो सकती है कि एक आदमी के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है, इतना वो फजूल इंसान है कि अपनी पार्टी छोड़ता नहीं है और दूसरे की पार्टी को वोट देता है। उस बंदे को उन्होंने कहा भाई इसका वोट काउंट ही ना करो। ये इंतहाई शानदार किस्म की इसकी इंटरप्रिटेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की। इससे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरल इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकती। अब मसला आ गया तीसरा। अब तीसरे मसले के अंदर मैं जरा 2-3 चीजें आपको आइन से पढ़ देता हूं। 220 सबसे अहम तरीन बात, इन सारों को ट्राई किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट कल चाहे तो। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज
in the federation and the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions. ये है बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी की, आईजी की, दोनों सूबों के, और ये उनकी। एक बात तो ये है कि जिन लोगों ने ये इतराज किया कि हमारे पास पुलिस नहीं है, जिन लोगों के पास ने इतराज किया कि हमारे पास बाकी चीजें नहीं है, वो लोग जो हैं वो उनको सबसे पहले तो आर्टिकल 6 उन पे लगता है, चीफ सेक्रेटरी पर, इन पे। यू आर देयर टू टेल द चीफ मिनिस्टर के क्या हालात है। चीफ मिनिस्टर को ख्वाब नहीं आना, आईजी ने रिपोर्ट बनानी है, चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट बनानी है, उसने बताना है क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आपने बनाई, आपने उनके कहने पे एक रिपोर्ट बनाई, सबमिट कर दी। पहली बात तो ये है। फाइनेंस सेक्रेटरी जिसने रिफ्यूज किया कि मेरे पास फंड नहीं है, 80 अरब रुपया उनको देने के बावजूद, जिनको एमपी एमएनएस को आपने कहा 2 अरब रुपया नहीं दे सकते, उसने किसके कहने पे कहा? क्या उसके पास फंड्स नहीं थे? क्या उसके बाद उसने फंड्स एलोकेट नहीं किए? क्या उसके बाद उसने 160 कारें लग्जरी व्हीकल नहीं खरीदी? अगर उसने ये किया है तो वो भी आर्टिकल 6 के अंदर उसको ट्राई, इसी फैसले के अंदर हो जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में एक बात याद रखें, हमने सियासतदान को सजा देने की ठानी हुई है, हमने ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी को सजा नहीं मानी, जो सर झुकाए हुए ऑर्डर कर मानते हैं, जो कोई इनकार नहीं करते। उसके बाद गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ऑर्डर का उसका डेट अनाउंस करनी है, और डेट अनाउंस करना पहले आता है, केयर टेकर वापस बाद में आती है। अब एक कहा जाता है कि मैंने ये नोटिफिकेशन नहीं किया, ठीक है, तो फिर किसने किया? आसमान से आया, इन द नेम ऑफ द गवर्नर होता है ना, किसने किया? पकड़ो सेक्शन अफसर को कि गवर्नर साहब तो कहते हैं मैंने नहीं किया, नहीं तुमने किधर से ऑर्डर कर दिया? ऑटोमेटिकली हो गया, जिन्नात ने किया। ये बहुत सारे सवाल हैं जो एक दिन के अंदर हल होने वाले हैं, और मुझे लगता है कि कल शाम तक कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। अच्छा, चलें, उम्मीद करते हैं कि आ जाए। हिलाली साहब, सूबाई असेंबलियां तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लेने की भी अदालत में बात की गई है, तो इस मामले पर बात आगे बढ़ी और असेंबलियां बहाल होने की कोई सूरत पैदा हो गई तो फिर क्या सिनेरियो सामने आ सकता है? फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि असेंबलियां बहाल हुई तो वज़राए आला उन्हें फिर से तोड़ देंगे, तो इसके बाद क्या होगा? एक नया बहरान आ जाएगा। बिल्कुल, और क्या फायदा उस रूट पे जाए जो इस मुल्क को नुकसानदेह है। आपको पता है इस मुल्क का क्या हालत है, आपको पता है इस मुल्क के क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, और आप और भी इसको घसीट के ले जा रहे हैं किसी जगह। इट वोंट वर्क। देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, जो भी है हमारे लोग जो कॉल द शॉट्स और एवरीथिंग, कि जितना आप इस मसले को पेचीदा करेंगे उतना आपका नुकसान होगा। जितना आप इस मसले को ड्रैग करेंगे उतना आपका मुखालिफ और इमरान खान का मेजॉरिटी बढ़ रहा है। देखिए, ये कैसे हो सकता है कि कोर्ट ना वो जजमेंट दें जो जजमेंट सब लोग जानते हैं, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो जब ऑप्शन नहीं है तो क्यों ये चीफ जज कह रहे हैं कि 2 दिन में मैं फैसला दे दूंगा? बकौल आपके, आपने कहा 1-2 दिन में, नॉट आपके, माने आपने देनी किसने है, ये सवाल है। हाँ, नहीं, तारीख देनी तो वो तो सबसे आसान है, तारीख देनी है, वो कुछ भी तारीख अप्रैल तक ही रह सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता है। किसने देनी है हिलाली साहब, ये सवाल है ना, कि देनी किसने? गवर्नर ने देनी है, इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है, किसने देनी है? ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट में। अगर उन्होंने कहा गवर्नर और गवर्नर नहीं दिया तो वो क्या कहेंगे? फ्लायर से जाके उसका मुंह तो नहीं खोलेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, तो अगर गवर्नर ने कहा, जैसे उसने कहा मैं डिसॉल्व नहीं करता, तो कहने की बात है अल्टीमेटली वुड कम बैक टू द चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस अगर कहा कोई देने के लिए तैयार नहीं है, मैं देता हूं, और वो दे दिया, तो वी नो कि उसको देना पड़ेगा। अब ये सोचिए, जिन लोग कहते हैं कि फॉर एनी रीजन हम नहीं एक्सेप्ट करते, तो क्या ये वो सिचुएशन नहीं आ रहा है जो जो दिसंबर 1970 का है? सोचिए थोड़ा सा, उस इलेक्शन के बाद एक सीट मिला था, किसको? नूरुल अमीन का सीट, एक, दो सीट, और नूरुल अमीन का सीट दो, जो भी बाकायदा ऑल ऑफ देम वेंट टू द अवामी लीग। हाँ जी, सही है ना? सही। अच्छा,
और अवामी लीग के 2 मिल गए, और इधर जो था बंटवारा थोड़ा सा हुआ, मगर भुट्टो डिड बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो फिर भी कोई नहीं था उस वक्त। कौन कहता, याहिया खान क्यों नहीं कहा कि आओ लो, नहीं कहा, नहीं चाहता था। ऑन नो अकाउंट डिड ही वांट मुजीब उर रहमान एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या भुट्टो के साथ मिलके वो उन्होंने फैसला कर लिया कि इसको तो हमने आने नहीं देना है। तो फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आई, वो तो मार्शल लॉ का जमाना था। खैर सुप्रीम कोर्ट के बाद पता नहीं होता था कि नहीं, मगर अगर भी होता तो सुप्रीम कोर्ट को आके कहना पड़ता कि कॉल द मैन विद द मेजॉरिटी और पूछो इससे। वो नहीं चाहते थे। तो अगर आप यही बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे इलेक्शन हो गया, और मैं समझता हूं अगर इलेक्शन हो गया रिग नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक बस। वेलकम बैक नाजरीन। मरीम नवाज के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जजेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि आला अदलिया का दोहरा मेयार है। एक वजीर आजम को फांसी दी गई तो दूसरे को तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं। बिलावल ने यह भी कहा कि नैब कानून जजेस पर भी लागू होना चाहिए। दूसरी जानिब मरीम नवाज ने यह कहा है कि जजेस की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने पर सोमोटू ना लेने से अदलिया की इज्जत में कमी आएगी, और अगर अदालतें 4-4 दिन एक शख्स से इंतजार करें तो आवाम के जहनों में गलत तासुर जाएगा। और ये सब जजेस और अदालती निज़ाम के खिलाफ इन ताज़ा बयानात का क्या पस मंजर है? बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान के केसेस का जो मवाजना किया है, उस पर तो सवाल नहीं उठता कि तौहीन करना और कत्ल करना तो बराबर नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ नहीं, बुनियादी तौर पर देखें, तारीख को जिस हद तक ये लोग मस्क कर रहे हैं उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी वो इसके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी, टू curtail the powers of the judiciary, और अपील बिफोर इक्विटल खत्म करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गला घोंटने की कोशिश की थी। अच्छा, ठीक। और उसके दौर में जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, और फिर उसके बाद इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह की जजेस की अपॉइंटमेंट की हैं, सज्जाद अली शाह जो था उसको आसिफ जरदारी ने किस बुरी तरह जलील और रुस्वा किया था, आपको शायद याद नहीं है। आपको पता नहीं है कि उस बेचारे ने क्या क्या कुछ लिखा, कि किस तरह उसको कहा गया था कि फलां फलां एक लिस्ट दी गई थी कि इतने बदतरीन और करप्ट जज निकाल दो, और फिर सज्जाद अली शाह को इन्होंने इबरत का निशाना बनाया इन दोनों ने मिलके, और उसको चीफ जस्टिस से रिमूव करवाया। फिर उसके बाद दूसरी तारीख मिलती है तो दूसरे खानदान की तारीख है कि उन्होंने जब उनकी मर्जी के जज नहीं थे तो उन्होंने सबसे पहले तो 2 जजों का बाकायदा, जस्टिस मलिक कयूम और एक और राशिद अजीज साहब थे, जस्टिस कयूम की कैसेट पकड़ी गई और उनको कहा गया कि किस तरह से उन्होंने बेनजीर को सजा देनी है। और फिर उसके बाद उन दोनों से खैर इस्तीफा ले लिया, लेकिन किसी में शर्म गैरत हया नहीं आई शहबाज शरीफ के अंदर कि जिसकी वीडियो पकड़ी गई थी उन लोगों में हया थी, वो इस्तीफा दे गए, ये सियासत से पीछे हट जाते। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हद तक इज्जत ने नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, वो वहां बैठे हुए थे, और अगली दफा कैसे हमला हुआ और किस तरह हुआ, वो केस कैसे चला, क्या आज तक कभी उस केस के अंदर जो बेचारा अख्तर रसूल और जो उसमें आने वाले थे दूसरे अपना तारक अजीज बेचारा, वो असेंबली में नाअहल करार दिए गए, लेकिन जिसने बैठ के डोरियां हिलाई थी उसको कुछ नहीं किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के केस के ऊपर मेरी बिल्कुल राय मुख्तलिफ है बहैसियत कानूनदान। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी ऐसे शख्स को फांसी हुई थी कि जिसने हुक्म दिया था कि जाओ फलां को कत्ल कर दो, वरना पुलिस वालों की कोई जाती दुश्मनी नहीं थी अहमद रजा कसूरी के साथ, उसके बाप के साथ उन्होंने कोई उसका जमीन कब्जा नहीं की हुई थी, उन्होंने कोई उनके साथ कोई जाती खानदानी दुश्मनी नहीं थी कि पुलिस वाले जाके फायरिंग करें और वो उसको मार दें नवाब मोहम्मद अहमद खान को। पहली दफा हुआ था कि उन्होंने कहा हमें फलां बंदे ने कहा, उन्होंने कहा हमें फलां बंदे ने कहा। फिर रिकॉर्ड निकाला गया कि जब असेंबली में भुट्टो ने तकरीर करते हुए कहा था आई हैड एनफ ऑफ दिस मैन, मैं नहीं देखना चाहता इसको, और फिर उसके बाद 6 हमले हुए उस बंदे के ऊपर। आप कहते हैं वो फांसी की सजा अदालत ने दी थी,
मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर वो आज भी वो केस जो है, आपको पता है उस केस के अंदर क्या कहा गया था? बिल्कुल आज की सूरत हाल के अंदर अच्छा। कि ये जो हुकूमत है ये बदमाश का अड्डा बन चुकी हुई है, जहां से लोगों को भेजा जाता है कि जाओ फलां को कत्ल कर दो। ये हुकूमत नहीं रह गई। उसके बाद अगली सूरत हाल में आए ये इन्हीं के जमाने के अंदर। हाँ। जब भी इन्होंने फिर पूरा कोशिश की कि कैसे हम जजों को पोल्यूट करते, इसी नवाज शरीफ ने कहा था ये जो इख्तियार दिया है जजों को रिक्रूट करने का, चीफ जस्टिस को और बाकी तीसरे को, जो काउंसिल बनाई जो पार्लियामेंट ले, किसने किया था? नवाज शरीफ ने किया था। और फिर जिस तरह इन्होंने बाकी मेन जुडिशरी आती थी, जो सिविल सर्विस के लोग होते थे, जैसे जस्टिस कियानी थे, जैसे जस्टिस महमूद रहमान थे, जैसे जस्टिस कॉर्नेलियस थे, ये वो लोग थे जो सिविल सर्विस से डिप्टी कमिश्नर पहले लगते थे और फिर उसके बाद उनको ऑप्शन दी जाती थी। जस्टिस सलीम थे, जैसे अनवारुल हक का लोग थे उसके अंदर पैदा। पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई बड़ा नाम है तो वकला से नहीं आया, इधर से आया है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने ऐसा भर्ती शुरू की आज। अब मसला यह है कि इन दोनों के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं लगाती तो मैं एक बात सिर्फ यहां पूछना था, फिर क्या कसूर था उस बेचारे निहाल हाशमी का? फिर क्या कसूर था उस बेचारे अपना वो जो उसका फैसलाबाद का बोर्ड होना चाहिए। हाँ। दानियाल अजीज और उसका दूसरा जो है दानियाल जो है तलाल चौधरी, क्या इनका क्या कसूर था? ये बेचारे तो कठपुतलियां थे, इनको तो पीछे चाबी किसी और ने बढ़ी हुई थी, ये तो चाबी वाले बावे थे। चाबी देने वालों को सजा दो भाई, चाबी वाले बावों को क्यों सजा देते हो? ये अहम पॉइंट है। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं अदलिया मुखालिफ बयानात को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि तोपों का रुख अब तब्दील हो चुका है और अब एक नया बयानिया बनाया जा रहा है? देखिए, जिधर तक भुट्टो का फैसला है, जैसे औरिया साहब ने कहा, दो एस्पेक्ट्स हैं सजा में। एक है गिल्ट, गिल्टी और नॉट, और दूसरा है सेंटेंसिंग। भुट्टो was found guilty, मगर सजाए मौत वो कोई और दिया, माने किसी और के इन्फ्लुएंस में हुआ। ये बात भुट्टो के बारे में ये कहता है नहीं कि जैसे औरिया साहब ने कहा कि ये गिल्टी नहीं था। औरिया साहब कह रहे हैं बिल्कुल इतना काफी उसने किया था कि दिए। मैं नहीं कहता, औरिया साहब अब कह रहे हैं कि गिल्ट जो फैक्टर है उसने, वो तो कोई नहीं कहता कि ये जजमेंट गलत था, माने गिल्टी वाज रॉन्ग। वो कहते हैं कि सेंटेंसिंग और खास तौर सजाए मौत और खास तौर एक जजमेंट में, एक सेंटेंस जजमेंट में जिधर 5-4 रहा, एक आदमी का कास्टिंग वोट रहा, उसमें गलत, उसमें कभी इन द पास्ट ऐसे गिल्ट फाइंडिंग को सेंटेंस में, एक्सट्रीम सेंटेंस दैट इज डेथ, नहीं दिया जाता। तो उससे, मगर मैं कहता हूं जैसे इन्होंने आखिर में कहा कि भाई ठीक है गिल्टी तो जजों ने किया, मगर सेंटेंसिंग किसने किया? और अगर उनके आवाज नहीं आया, लिखा कौन? उसका भी तो पकड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नसीम हुसैन शाह जो एक जज था, जो मान गया बाद में, कहता मैंने फैसला किया अंडर प्रेशर, है कि नहीं औरिया साहब? उसने कहा आई टुक भुट्टो डिसीजन अंडर प्रेशर, कह दिया। तो भाई अगर वो मान रहा है तो किसके प्रेशर में? उसके साथ जब आप इंसाफ करोगे फिर पूरे तरीके से इंसाफ होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा औरिया साहब, मरियम नवाज साहिबा का इलेक्शंस को लेके एक नया मौक़िफ़ सामने आ रहा है। आज वो जलसे से खिताब कर रही थी और उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन होगा मगर पहले इंसाफ होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, पहले इमरान की 200 पेशियाँ होंगी और फिर होगा इलेक्शन। तो इस मौक़िफ़ को, इस बयानिए को आप किस तरह से? अच्छा 200 इंसाफ कर लेते हैं, 4 बंदे नून लीग के भी ले जाते हैं, उनको भी नंगा करते हैं, उनको भी मारते हैं, उनके पीछे भी लोग लगाते हैं ना। अगर बराबर ही करना है तो ये 8 महीने के अंदर जो कुछ हुआ है, इतना तो कभी तारीख में हमने नहीं देखा। हमने उम्र गुजारी है इन लोगों के साथ। फिर आप खौफजदा लोगों के प्रोग्राम बंद करो, जल्दी कर दो। 70 साल का कोई नून लीग का भी आदम सवाती जैसा निकाल लो, उसको भी ले जाओ, उसकी भी वीडियो बना के उसकी बीवी की भेज दो, इसके साथ उसके बराबर करो यार। पाकिस्तान के अंदर यही जुल्म है,
कि पाकिस्तान के अंदर आगे नहीं चलते, इस जैसी खवातीन जो है रिग्रेसिव वे में लेके जाती हैं। मैंने पहले भी कहा एक दफा कि बुनियादी तौर पर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, पता नहीं क्या चीज है किसकी वजह से और किस रिवेंज के अंदर निकली, उस रिवेंज के बेसिस क्या है, कौन से पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, वो तो साइको एनालिसिस वाला जानेगा तो बताएगा। लेकिन एक और बात बताऊं मैं, मसला सारा ये है 1957 में इसने अपनी इज्जत और नामूस खोई थी जस्टिस मुनीर के कहने के ऊपर। जस्टिस मुनीर पे तो किसी का प्रेशर नहीं था ना उस वक्त, जब उसने पहली दफा गुलाम मोहम्मद के किया था तो कोई पीछे और नहीं था। लेकिन जस्टिस मुनीर के सबसे पहले केस जो था उसका मौलवी तमीजुद्दीन वाला था, उसने फैसला किया एक, और 58 जो 27 अक्टूबर को तो उसने एक ऐसा मैक्सिम दे दिया कि उसने कहा सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज जस्ट, यानी फाते इनकलाब जायज होता है। और अयूब खान ने उठा के कान से पकड़ा, सिकंदर मिर्जा को बाहर निकाला, तबाह हो जाओ, ताकतवर कौन है, मैं ताकतवर हूं, तुम्हें हुकूमत करने की क्या 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 तो क्या, जाओ इंग्लैंड में जाके बर्तन मांजो, वहां जाके उसमें अपने इस होटल में जाके। फिर उसके बाद आगे आपने कैसे कैसे फैसले दिए, आप उसके अंदर आसमा जहांगीर केस वाला देख रहे हैं, उस वक्त वो आसमा जिलानी हुआ करती थी, आसमा जिलानी केस बड़ा मशहूर केस है, नुसरत भुट्टो केस वो देख ले। फिर उसको इफ्तिखार चौधरी वाली जजमेंट जो जिसमें अरशाद हसन खान की जजमेंट। मैं आपको बताऊं, आज इंडिया के अंदर एक जज जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। उस जज का नाम है अब्दुल नजीर। वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि जज था, और वो रिटायर हुआ है जनवरी की 4 तारीख को। ये जज वो था जिसने अयोध्या की जजमेंट लिखी थी, 5 जजों में से शामिल था, और ये मुसलमान जज था, बाकी 4 जज हिंदू थे। और इन्होंने वो जजमेंट जो थी फैक्ट्स के खिलाफ लिखी थी, और फैक्ट्स के खिलाफ लिखी थी क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स जितनी भी थी ना उस वक्त वहां पर अयोध्या के अंदर, वो ये थी कि मैंने खुद डीजी आर्कियोलॉजी से मिला, मैं रिपोर्ट देखी थी कि उसमें कोई मर्डर नहीं मिला था। अच्छा। फिर एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी कि 400 साल स्ट्रक्चर जो था वो 92 के अंदर ढाया गया था। इन्होंने उसको पीछे रखा और इन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों को और जगह दे दो और हिंदुओं के हक में फैसला कर दिया। वो 4 जनवरी को जब रिटायर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसको कहा एम्बॉडीमेंट ऑफ सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म की का मुजस्समा है। और उसने एक और अजीब गरीब बात की, उसने कहा इसने कौमियत को हिंदू कौमियत को, हिंदुस्तानी कौमियत को उसके ऊपर प्रेफर किया। इसके ऊपर क्या नाम है, ये जो है अपना इंसाफ के ऊपर, यानी इंसाफ की कोई हैसियत नहीं। लेकिन असल मसला क्या हुआ, जहां से जजमेंट जुडिशरी खराब होती है, 23 तारीख को उसको आंध्र प्रदेश का गवर्नर लगा दिया गया। अच्छा। इस वक्त उन्होंने कहा कि यह गवर्नर लगाना उसको रिश्वत देना है। पाकिस्तान में रिश्वत मिलती रही है और शरीफ फैमिली इसमें ताक है। जस्टिस ताड़र, रफीक ताड़र को सदर पाकिस्तान लगाया गया। जस्टिस नसीम हसन शाह पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया, जिसको कुछ पता नहीं था क्रिकेट होता क्या है। जस्टिस वो क्या नाम है, वो जो है सईद जमान सिद्दीकी डेथ बेड में था, उसको गवर्नर लगाया गया। जस्टिस जावेद इकबाल, उसको नैब का चेयरमैन लगाया गया। तो उन्होंने मिलकर लगाया। तो ये जो ओहदे मिलते हैं जजों को, उसके बारे में कहा जाता है ये कारकर्दगी का इनाम भी होता है, और बाकी जजों को लिए कहा जाता है भाईजान तुम काम करो, हम तुम्हें ओहदे देंगे, हम तुम्हें गवर्नर बनाएंगे, हम तुम्हें पीसीबी का चेयरमैन लगाएंगे। हम वैसे तो पीसीबी के चेयरमैन ब्यूरोक्रेसी में भी लगे हैं और भी हैं, लेकिन खैर मैं तो नहीं लग सकता। जी 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 बिस्मिल्लाह। एक सिर्फ एक मिसाल में दे दूं, मुशर्रफ मरहूम को जिन्होंने सेंटेंस किया था टू डेथ, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी के लिए, उसको वही आदमी ने कहा कि जो मर्जी 2 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से कहो, और वो करो, कुछ नहीं होगा। और वो आदमी इस वक्त जिंदा है और मजे में रह रहा है। 3 साल के लिए आप देखें उसको क्या किया। अरशाद हसन खान साहब जो थे वो सरबराह थे। उन्होंने जब मुशर्रफ को 3 साल के लिए कहा तो पता है क्या हुआ, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया गया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहला काम क्या किया था, याद होगा, उसने रेफरेंडम कराया। उसके बाद उसने 2002 के इलेक्शन कराए। उस 2002 के इलेक्शन में काफ लीग जीत गई और काफ लीग जो है सामने आ गई। ठीक, तो जज जो था वो कहां से निकला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अरशाद हसन खान।
और वो निकला और वो चीज़। तो मसला सारा ये है कि ये जो आपस में लेते हैं, एक दफ़ा इनामात लेते हैं, ये बेसिकली तरगीब होती है। मैं जो कहूँ हिलाली साहब जो है वो उसको मिसाल साहब को क्रिकेट का बड़ा शौक है, तो इनको कहेंगे जब आपको पीसीबी का चेयरमैन लगाएंगे तो आप वो कहे ये काम करो, तो ज़ाहिर ये तरगीब है, यही वही बात वहाँ पर होती है। चलिए जी नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त का स्टे विद अस। नाजरीन, पीटीआई ने राजनपुर का ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। गुज़िश्ता दिनों लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात में भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता हामिद खान ग्रुप ने नुमाया कामयाबी हासिल की थी। इन कामयाबियों को हिलाली साहब आप किस नज़र से देखते हैं? पीटीआई की जारी मकबूलियत या फिर पीडीएम की मुआशी पॉलिसीज़ पर अवाम का रद्द-ए-अमल? दोनों मेरे ख्याल में। और क्या कह सकते हैं, ये तो ऑब्वियस है ना, मैंने कि 90,000 वोट लिया है, मोर देन ऑल द अदर्स पुट टुगेदर। ये तो ज़बरदस्त एक किस्म का विक्ट्री है। मैंने सुना है, जिन लोगों से मैंने बात किया है, कि अनप्रेसिडेंटेड है उधर। दूसरी बात है कि बार काउंसिल्स का ये पता नहीं ये रवायती विक्ट्री है या ये हामिद खान जो हैं पॉपुलर आदमी हैं, वेल नोन आदमी हैं, ये उनके लिए उनके एज ए रिज़ल्ट के वो लीड कर रहे हैं या पीटीआई के साथ जो इनका एसोसिएशन है और पीआईटी। मगर जो भी हो, बेनिफिट गोज़ टू इमरान खान। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये सिचुएशन एक ऐसा हो रहा है इस मुल्क में कि बड़ा मुश्किल लगता है। अब मेरे ख्याल में कोई भी रिज़ल्ट आए एक्सेप्ट फॉर विक्ट्री ऑफ इमरान खान, माफ़ करिए, कोई मानेगा नहीं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गया है, कोई नहीं मानेगा। जो भी रिजल्ट आ जाए, सेव विक्ट्री फॉर इमरान खान। इन अदर वर्ड्स, अगर इलेक्शंस हों तो फिर उसकी विक्ट्री टेकन फॉर ग्रांटेड, और अगर उसको ओहदा नहीं मिला फॉर सम रीज़न और द अदर, अब ये हो सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ लोग कहते हैं कि वो सीता वाइट का केस आ रहा है, टायरन वाइट का केस आ रहा है, और उसमें उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 100% है। अगर वो होगा तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में गड़बड़ होगा। अफसोस से कहना पड़ता है, होप नॉट, दुआ करें नहीं, मगर लोग कहते हैं कि फिर दुआ होगा, गड़बड़ होगा, तो करें, देखें क्या होता है। चलें, और ये सब राजनपुर में जो नताइज आए हैं, क्या पीडीएम ऐसे ही नताइज पूरे मुल्क में एक्सपेक्ट कर रही है, तभी इलेक्शन में जाने से इतना घबरा रही है? देखिए, सारे ऑड्स इमरान खान के खिलाफ थे, सारे ऑड्स। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर वो है कि जिस चीफ मिनिस्टर ने आते ही इस तरह की पोस्टिंग ट्रांसफर शुरू की कि खुद बीच में कूदना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को भी, ये अब क्या कर रहे हैं। जिस तरह के उसने सीसीपीओ लगाने की कोशिश की, जिस तरह का उसने बाकी चीज़ें करने की, वो मौजूद एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अगेंस्ट इमरान खान के। ये भी तस्वर बनाया जा रहा है कि इमरान खान को कभी आने नहीं देंगे। दो चीज़। नंबर 3, इलेक्शन कमीशन के बारे में इमरान खान की सीरियस रिजर्वेशन, और इलेक्शन कमीशन का असेंबलियों के डिसॉल्व होने के बाद एक जानबदाराना रवैया पूरी दुनिया के सामने। अगरचे को आज से कुछ अर्सा पहले मुझे उन्होंने फ़ोन किया था इलेक्शन कमीशन साहब ने, उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि नहीं ऐसे है, लेकिन उसके बारे में यकीन भी कर लिया। अच्छा। बात है, अपने बरखुरदारों में से हैं वो। अच्छा। हमारे उस बात जूनियर होते थे, लेकिन अब जो रवैया नज़र आ रहा है उससे नज़र आता है कि वो ख़ास तौर पे नज़र आ रहा है कि वो ख़ास तौर पे किसी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। अच्छा। और उस प्रेशर से निकल, क्योंकि जिस तरह को आदमी है उस तरह का वो उसकी ज़ात से ज़्यादा प्रेशर, ये भी एक चीज़। सर पे वो रिजाइन क्यों नहीं कर देते? तीनों चीज़ों के अलावा जैसे नैब के हेड ने रिजाइन कर दी, वो भी रिजाइन कर दे इसी तरीके से। अगर इतने प्रेशर में वो हैं तो जिस तरह नैब के हेड ने रिजाइन किया उसी तरह ये भी रिजाइन कर दे। नैब का हेड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है। मैं अपने डीएमजी के अफसरों से कह रहा था, तुमसे पुलिस वाला बहुत बेहतर रह गया। अच्छा। उसने कमाल करके दिखा दिया। उसने इस्तीफा दिया, उसने कहा मैं नहीं कहता हूं, और वो हमेशा से ऐसे था। आफ्ताब सुल्तान जो था वो यहाँ हमेशा से ऐसे था,
और वो तो आंखों में आंखें डाल के शाबाशी की बात कर लिया करता था। वो तो इसलिए तो पंजाब में उसको अच्छी पोस्टिंग मिली जब तक ये लोग रहे हैं वहां पर। वो खैर आफ्ताब सुल्तान तक क्लास, बल्कि वो मुझे हैरत इस बात पे हुई थी जब उसने नैब का चेयरमैन एक्सेप्ट किया और मैंने आफ्ताब सुल्तान साहब को फोन किया। मैंने कहा कि आप, अल्लाह ताला आपको इज्जत से रखे और आपको जब तक रहे आप जाएं भी इज्जत के साथ, और जिस इज्जत के साथ वो गया है वो तो तारीख में नाम है, वो तो तमाचे मार के गया इनके मुंह के ऊपर। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज, एक रूरल एरिया। अमूमन कहा जाता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है ये रूरल एरिया में नहीं है, ये अर्बन फिनोमेना है, ये बर्गर क्लास फिनोमेना है, ये मिडिल क्लास फिनोमेना है। एक पंजाब का सबसे रूरल डेरा गाजी खान के भी आखिर में राजनपुर का इलाका, लगारियों और मजारियों का इलाका, वो इलाका के जहां पर ट्राइबल सोसाइटी सख्त एंड वेल एंट्रेंच है, उस इलाके के अंदर आप सोचें कि एक आदमी 90,000 वोट लेता है और बाकी सारे मिलके जो है वो 90,000 तक नहीं पहुंचते, जिसमें तहरीक लब्बैक भी शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें नून लीग भी शामिल है, सारे मिलके भी आ जाते तो फिर भी वो जीत जाता। ये है वो फिनोमेना। अब आते हैं पंजाब की हाई कोर्ट के मामले के अंदर। पंजाब की हाई कोर्ट में आप देखें कि जिस वक्त मैं खुद उसका वोटर हूं, मैं इसलिए नहीं गया था कि लोग कहेंगे जी पता नहीं किधर वोट डालने चला है, तो मेरा मुतासर हो जाएगा। तो पंजाब हाई कोर्ट का मसला यह है कि ये हमेशा अहमद खान और आसमा जहांगीर दो ग्रुपों में हमेशा तकसीम रही। आसमा जहांगीर जो थी वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ये वो एक तरफ अहमद खान का ग्रुप होता था, राइट और लेफ्ट, ठीक। लेकिन आसमा जहांगीर ने आखिरी दिनों में जिस तरह नवाज शरीफ के साथ एक टिल्ट दिखाया, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो सेफमा और इंडियन लॉबी और उसके अंदर इतने हो गए थे, और आसमा जहांगीर भी, ज़ाहिर बात है आपको पता होगा कि वो बांग्लादेश भी गई थी और इंडिया के बारे में भी जो उनकी राय थी और बॉल टाकर भी मिली थी, तो उन्होंने एक खास लाइन पकड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो ये अभी आजम ताड़े वगैरह उसी के ग्रुप के हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कोई थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लिया था, कोई नून लीग उसको सपोर्ट करती थी। लेकिन कल जब ये इलेक्शन जीते हैं तो उन्होंने अहमद खान का नारा नहीं लगाया, उन्होंने प्रोफेशन उसका नारा लगाया। अदालत से बाहर निकलते उन्होंने एक ही कहा, खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो लॉबी है वकला की, उसकी अक्सरियत जो है वो इस वक्त जो है इमरान खान के साथ है, और जो उनके ऊपर चंद एक की लीडरशिप रह गई है जिनको नवाज के उन्होंने रखा हुआ है, जिनमें ताड़ड़ साहब हैं और उसके साथ आजम नज़ीर ताड़ड़ हैं, और ताड़ड़ कटे हो गए हुए। ताड़ड़ साहब के दादा जो थे वो थे ना जिनका मैंने नाम लिया था अभी, रफीक ताड़ड़ साहब, जिनको जुडिशरी के बाद जज के बाद उन्होंने सदर पाकिस्तान दिया का ओहदा बनाया था। तो ये बेसिकली यही चंद एक ग्रुप टोला रह चुका हुआ है, और मुझे लगता यह है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है अल्लाह ताला कल उनको किसी और तरफ ले जाए, क्योंकि वकील जो है ये बड़े आदी होते हैं। आज एक कत्ल वाले के साथ होते हैं, कल मकतूल के साथ होते हैं, परसों बेईमान के साथ होते हैं, तरसों उसके साथ होते हैं। वो कहते हैं हमने वकालत करनी है, हम तो वकालत के पैसे लेते हैं। तो लेकिन वहां पर भी विक्ट्री जो है इमरान खान की ये बहुत मानी खेज विक्ट्री है। इसलिए मानी खेज विक्ट्री है कि ये जो पूरे का पूरा क्लाउड है वकला का, इसकी अक्सरियत जो है वो एक ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा जो थी नून लीग के साथ और इन लोगों के साथ, सियासी लोगों के साथ वेल एंट्रेंच थी। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें मिला के मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये खौफ सदा करती हैं मरियम नवाज को भी, बिलावल को भी और बाकियों को भी। अगरचे के जरदारी वगैरह चाहते हैं कि एक दफ़ा इलेक्शन जल्दी हो जाए, क्योंकि इलेक्शनों के बाद पीपल्स पार्टी फिर भी चाहती नहीं, पीपल पार्टी तो शायद सिंध में जीत जाए, नून लीग का अगले 20 साल का सफाया हो जाएगा, और ये जरदारी की बहुत आला ख्वाहिश है। अच्छा, दबी हुई ख्वाहिश है, छुपी हुई ख्वाहिश है। हिलाली साहब, शॉर्ट कमेंट जरा कर दीजिएगा इस बात पे कि जिस तरह से राजनपुर में हमने देखा है कि फतह मिली है, तो इससे ये वाजे तो हो गया है कि जी पॉलिटिकल कैपिटल जो नून लीग का है वो तो काफ़ी बर्न हो चुका है। आपको लगता है डैमेज कंट्रोल कर सकेगी पीडीएम आइंदा आने वाले इंतखाबात तक, या फिर हाथ से निकल चुका है मामला? अब आज से माने पहले से बद से बदतर जा रही है ना। दे आर लूजिंग मोर एंड मोर। तो आप कह रही हैं कि एकदम एक चीज बदल जाएगा, शायद पेट्रोल मुफ्त मिल जाए, शायद वो पेट्रोल खुद अपना खोदते खोदते नवाज शरीफ को खुद ही मिल जाए अपने ज़मीन से, और वो फिर हमारे मुल्क को गिफ्ट कर दें उनका सब चीज़। मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये
कोई ऐसी चीज़ है जो सेटबैक दे सकती है, और इसके लिए फिर वो वकला जो हैं, खुदा ना करें कि फिर उसी तरह औरिया साहब आप लोग फिर निकलें जैसे मुशर्रफ के लिए मुशर्रफ के ख़िलाफ़ निकले थे। बिकॉज मैं कहता हूँ ये किसी का फतह नहीं है, लिख लें मेरे से कि ये जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को दिन पे दिन, और ना सिर्फ आपकी इकॉनमी, आपका रेप्यूटेशन, आपकी इज्जत, क्या समझते हैं आप 40-50 लोग मारे गए भागते हुए इस मुल्क से, और इटली के किनारे पे उनका आपको लाश मिले, क्यों भाग रहे थे भाई? इससे बदतर क्या हो सकता है कि एक आदमी अपने मुल्क से भागना चाहता है, अपने घर, अपने सब चीज छोड़ के जाना चाहता है। हम जो बाहर रहे हैं, हम जो उनके काम और उस पे करते थे, हमें पता है उनकी क्या ख्याल और सोच है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हिलाली साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है। इससे बदतर और क्या हो सकता है कि अपने ही मुल्क से लोग भागने की कोशिश करें। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।